हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। टाइम्स के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं टीकम चंद। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे ACF FRO 2018 के पेपर सॉल्यूशन का पार्ट नंबर सेकंड। पार्ट नंबर फर्स्ट के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिया था। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाए थे, सूट नहीं हो पाए थे। अब बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15 तक हम इस पार्ट के अंदर बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखो। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास में एक सीरीज लिखी हुई है और बोला गया है कि ये जो सीरीज है ये आपके पास में 4 ऑप्शन दिए हैं। कंडीशनली कन्वर्जेंट होगी, डाइवर्जेंट होगी या ऑसिलेटरी होगी। पहले तो हमें इन चारों का मतलब पता होना चाहिए कि कंडीशनली कन्वर्जेंट क्या होता है। कंडीशनली कन्वर्जेंट से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कन्वर्जेंट क्या होगा, डाइवर्जेंट क्या होगा, ऑसिलेटरी क्या होगा। ऑसिलेटरी सीक्वेंस वो सीक्वेंस होती हैं जो अपने दो लिमिट पॉइंट्स के बीच में क्या करती है, ऑसिलेट करती है। ठीक है, दो आपके पास में नंबर्स ऐसे होंगे जिनके बीच में क्या करेगी, ऑसिलेट करेगी। कन्वर्जेंट का मतलब आप सबको पता है, उसका जो लिमिट होती है वो क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। या फिर हम प्रॉपर डेफिनेशन को भी क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एक ऐसे नंबर के साथ में उसके हर एलिमेंट या कुछ एलिमेंट्स को छोड़ करके बाकी के सारे एलिमेंट्स के साथ में डिफरेंस क्या आना चाहिए, बहुत ही स्मॉल आना चाहिए। कंडीशनली कन्वर्जेंट और कंडीशनली कन्वर्जेंट का मतलब होता है कि अब आपके पास में कन्वर्जेंट तो है लेकिन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है। बात करते हैं डाइवर्जेंट, और डाइवर्जेंट में आपके पास में होगा कि उसकी लिमिट कितनी आएगी, आपके पास में इनफाइनाइट आएगी। तो बात करते हैं इस सीरीज के बारे में। सीरीज आपको क्या दी हुई है, सिंपल सा क्वेश्चन था। ये आपके पास में एक सीरीज लिखी हुई है और इस सीरीज का हमें क्या बताना है कि ये कन्वर्जेंट होगी, डाइवर्जेंट होगी, ऑसिलेटरी होगी या कंडीशनली कन्वर्जेंट होगी। ध्यान से देखो, इस सीरीज को मैंने एक ट्रंकेशन फॉर्म में किस फॉर्म में लिख दिया, इस फॉर्म में। यहाँ पे n की वैल्यू कहां से स्टार्ट है, 2 3 4 5 आगे आ रही है, तो n की वैल्यू मैंने कितनी ली, 2 से। वैसे भी लॉग जो होता है 1 पे कितना होता है, 0, और 1/0 क्या होगा, डिफाइन नहीं होगा। तो यहाँ पर 1 से स्टार्ट नहीं किया। n = 2 से इनफाइनाइट के बीच में ये सीरीज आपको दी हुई है और इस सीरीज की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के बारे में हमें बात करनी है। उसके लिए ध्यान से देखते हैं। आपने ये देखा होगा ये समेशन है, और समेशन जो होता है वो एक तरह का सम होता है। लेकिन सम किसका होता है, डिस्क्रीट वैल्यूज का। जैसे हमने यहाँ पे सम ले रहे हैं n = 2 पर, n = 3 पर, n = 4 पर, n = 5 पर। तो जो सम आपके पास में होता है, इस सम को बोलते हैं हम लोग डिस्क्रीट सम। इसी प्रकार से आपने पढ़ा होगा, एक होता है आपके पास में इंटीग्रेशन, उस इंटीग्रेशन को बोलते हैं हम लोग कंटिन्यूअस सम। क्योंकि दो क्वांटिटी के बीच में अगर आप सम कर रहे हो तो दो क्वांटिटी के बीच में हर वैल्यू को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, या हर वैल्यू पर फंक्शन के वैल्यूज को लेकर के उनको क्या करता है, ऐड करता है। तो हम क्या इसलिए डिस्कस करें क्योंकि हम क्या करेंगे, इस log n का कंटिन्यूअस एनालॉग पढ़ेंगे। कंटिन्यूअस एनालॉग का मतलब हम बात करते हैं log x फंक्शन की बात करते हैं, और log x फंक्शन का अगर हम ग्राफ देखते हैं, log x का जो बेस ले रहा हूं, e ले रहा हूं, तो नेचुरल लेने पे उसको क्या बोलते हैं, ln x बोलते हैं। जब इस ln x का ग्राफ देखते हैं तो वो इस प्रकार से आता है, और y = x का ग्राफ इस प्रकार से आता है। अगर हम नोटिस करें 1,0 के ऊपर के वाले पार्ट की ओर, तो 1,0 मींस जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, 1 हो चाहे 1 से बड़ी होगी, तो आपका जो log x का ग्राफ है वो हमेशा किसके नीचे रहेगा, y = x के नीचे रहेगा। या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के अंदर अगर हम इसको लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं कि जब x की वैल्यू 1 से बड़ी हो, कितनी भी हो, यहां पे ले रहा हूं 1 ग्रेटर देन, तो ध्यान देना यहाँ पे x जो वेरिएबल ले रहा हूं, कंटिन्यूअस वेरिएबल ले रहा हूं, इट मींस x एक्सिस पर 1 से बड़ी वो हर वैल्यू को क्या करेगा, एब्सॉर्ब करेगा, हर वैल्यू के करेस्पॉन्डिंग ln x की वैल्यू निकालेगा, x के वैल्यू निकालेगा और उनका कंपैरिजन करेगा। जब कंटिन्यूअस वेरिएबल लेता हूं तो मैं देख रहा हूं ग्राफ से कि ln x की वैल्यू हमेशा कितनी है, स्ट्रिक्टली लेस देन x है। अब ध्यान से देखो, तो ये तो था हमारे पास में कंटिन्यूअस एनालॉग, और अगर ये कंटिन्यूअस के लिए ट्रू है तो ऑफ कोर्स क्या होगा, ये डिस्क्रीट वैल्यूज के लिए भी ट्रू होगा। मींस x ग्रेटर देन में मैं क्या ले रहा हूं, 1 को ले रहा हूं, 2 को ले रहा हूं, 3 को ले रहा हूं, 4 को ले रहा हूं। मींस 1 से बड़े जितने भी नेचुरल नंबर है, 1 और 1 से बड़े जितने भी नेचुरल नंबर है, उनके लिए भी ये प्रॉपर्टी क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। तो मैं डिस्क्रीट वेरिएबल लेता हूं n, और x को किससे रिप्लेस कर दूं, n से। तो यहां पर ये मेरे पास में क्या बन गई, एक इनइक्वालिटी बन गई कि log e बेस n की वैल्यू हमेशा स्ट्रिक्टली लेस देन कितनी होती है, n, जब n की वैल्यू क्या हो आपके पास में ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ध्यान से देखो, n यहाँ पे नेचुरल नंबर है, वो भी 1 और 1 से बड़ा नेचुरल नंबर है, और अगर n नेचुरल नंबर है तो log n भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और नेचुरल नंबर भी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, दोनों ही क्वांटिटी पॉजिटिव, तो इनइक्वालिटी के साइन में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, ये क्वांटिटी अपने पास में आ गई, ये क्वांटिटी आगे। अब ध्यान से देखो, हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कंपैरिजन टेस्ट का यूज करेंगे। यहाँ पर आप प्रॉपर मेथड से भी कोर्स सॉल्व कर सकते हो, और भी टेस्ट आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन बेस्ट रहेगा कि हम क्या करें, यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स को यूज कर लें। यहाँ पे जो रिजल्ट यूज करने वाला हूं वो है आपका कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट क्या है, मान लेते हैं आपके पास में दो सीरीज है,
दो सीरीज आपके पास में कैसे दे रखी है, पॉजिटिव नंबर्स की, और आपको ये दिया हुआ है कि यूएन जो है वो लेस देन इक्वल टू कितना है, वीएन। आप ध्यान से देखो, अगर इसके करेस्पॉन्डिंग सीरीज वीएन यूएन अगर आपके पास में डाइवर्जेंट है तो सीरीज वीएन भी क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। कंपैरिजन टेस्ट ये कहता है। और अगर सीरीज वीएन कन्वर्जेंट है तो यूएन भी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। एज वेल एज हम यहाँ पे रिजल्ट यूज करेंगे कि ये जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट तभी होती है जब पी की वैल्यू कितनी हो, ग्रेटर देन 1। जैसे यहाँ पे 1/n² हो, 1/n की पावर 3/2 हो, लाइक दैट। और अगर पी की वैल्यू लेस देन 1 है, लेस देन इक्वल टू 1 है, तो ये कितना होगा, डाइवर्जेंट। मीन जैसे पी की वैल्यू 1 ले लेता हूं, सीरीज 1/n क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कितना आ रहा है, 1/n। तो हम इस रिजल्ट को भी यूज करेंगे और इस रिजल्ट को भी यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंपेरिजन टेस्ट करते हैं। जब भी हमें कंपैरिजन टेस्ट किसी सीरीज के लिए लगाना होता है तो हम क्या करते हैं, एक ऐसी सीरीज को चूज करते हैं जिसका कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस हमें पता होता है, फिर उसको कंपेयर करते हैं और कंपेयर करके ये रिजल्ट को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। यहां पर भी हमने यही किया। log n के हमें 1/log n हमें सीरीज के बारे में कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करना था। हमने क्या किया, कंपैरिजन टेस्ट लगाने के लिए हमने क्या किया, इसका कंपैरिजन एक ऐसी सीरीज से किया जिसका कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस पता है। हमने क्या किया, 1/n से कंपेयर किया और हम सबको पता है कि सीरीज 1/n जो होती है वो एक डाइवर्जेंट सीरीज होती है इस रिजल्ट से। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ये कंपैरिजन टेस्ट लगाया, इस ग्राफ को देखते हुए लगाया, ये कंटीन्यूअस के लिए हमने इसको डिस्क्रीट में चेंज किया, ये कंपैरिजन टेस्ट लगाया और कंपैरिजन टेस्ट यहां पर हम लगाते हैं, इस रिजल्ट को देखते हैं। तो अगर अपने पास में इस सीरीज के बारे में पता है कि सीरीज 1/n जो होती है वो क्या होगी, डाइवर्जेंट, तो इस रिजल्ट को यूज करें। अगर सीरीज 1/n डाइवर्जेंट है तो सीरीज log 1/log n भी कितना होगा, आपके पास में डाइवर्जेंट होगा। तो फाइनली इसका आंसर कितना हो जाएगा, डाइवर्जेंट। और डाइवर्जेंट आपके कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर 3 के अंदर। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको क्या करना था, यहाँ पे कंपैरिजन टेस्ट को क्या करना था, यूज करना था। अब आप आगे बात करते हैं और आगे आपके पास में है क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 जो है एक ही स्टेप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है 1 - i√3 और क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि इसका पोलर फॉर्म क्या होगा। सबसे पहले तो आपको पोलर फॉर्म पता होना चाहिए कि पोलर फॉर्म होता क्या है। अगर आपके पास में कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z = x + iy, तो ये तो आपके पास में कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को a + ib के फॉर्म में लिख सकते हैं। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पोलर फॉर्म होता है वो पोलर फॉर्म किस फॉर्म में होता है, जिसको आइलर फॉर्म भी बोलते हैं, cos θ + i sin θ के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, जब इसको हम क्या करेंगे, पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे, इसका मतलब हम इसको किस में रिप्रेजेंट करेंगे, cos θ + i sin θ के अंदर। उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे हम 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 और 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और मैंने इसको इस तरह से लिख दिया। अब ध्यान से देखो, हमें पता है कि ये भी cos की वैल्यू होती है, ये किसकी वैल्यू होती है, sin की, क्योंकि मुझे यहाँ पे cos चाहिए, यहाँ पे sin चाहिए। तो ध्यान से देखो, ये cos के अंदर किसकी वैल्यू होती है, π/3 की होती है, लेकिन चूंकि यहाँ पे माइनस आ रहा है तो -π/3 लगा देंगे। आपको पता है कि cos माइनस को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। cos π/3 और cos -π/3 दोनों की वैल्यू सेम होती है और कितनी होगी, 1/2। यहाँ पर -√3/2 दिया हुआ और ये कितना होता है, sin। यहाँ माइनस आ रहा है तो माइनस लगा देंगे और कितना हो जाएगा, π/3। ये आपके ऑप्शन नंबर किसमें है, 2 के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर जो ऑप्शन है वो ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका 2। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ, आपके पास में एक सीक्वेंस दी हुई है और बोला गया है कि आपको इस सीक्वेंस का कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, अनबाउंडेडनेस और ऑसिलेटरी बताना। मैं बता चुका हूं ऑलरेडी कि कन्वर्जेंट क्या होता है, डाइवर्जेंट क्या होता है, ऑसिलेटरी क्या होता है। एक ऑप्शन और दे रखा है जिसको बोलते हैं अनबाउंडेड सीक्वेंस। अनबाउंडेड सीक्वेंस वो सीक्वेंस होते हैं जो बाउंडेड नहीं होती है। या इस तरह से हम बात करें कि कोई भी एक रियल नंबर अगर मैं m ले लेता हूं, m के लिए आपके पास में एक नेचुरल नंबर ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि उस एक्शन की वैल्यू कितनी होगी, ग्रेटर देन m होगी। ये आपके पास में क्या होती है, अनबाउंडेड सीक्वेंस की डेफिनेशन होती है। तो फिलहाल हम चेक करते हैं हमें क्या सीक्वेंस दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें और क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास में एक सीक्वेंस है और सीक्वेंस डिफाइन करके दी हुई है √n + 1 - (n). ये सीक्वेंस है और आपको बताना है कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी या ऑसिलेटरी होगी या क्या होगी। तो हम क्या करते हैं, सिंपली जस्ट इसकी लिमिट निकाल लेते हैं और लिमिट निकाल करके देखते हैं। यदि इसकी लिमिट जो होती है वो फाइनाइट आती है, यूनिक आती है, तो बोल देंगे कन्वर्जेंट है। इनफाइनाइट आती है तो हम बोल देंगे डाइवर्जेंट है। लेकिन अगर इसकी लिमिट्स या लिमिट पॉइंट्स की बात करें, एक से ज्यादा आती है तो फिर क्या हो जाएगा, ऑसिलेटरी हो जाएगा, फाइनाइट हो चाहे इनफाइनाइट हो। अब बात करते हैं इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं। यहां से हम कंपेयर करें तो यहाँ पे एक्शन की वैल्यू जो है वो कितनी होगी, √n + 1 और -√n। अब ध्यान से देखो, यहां क्या कर रहा हूं मैं, ऊपर नीचे √n + 1 + √n से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूं। तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखो, ये कितना हो गया, √n + 1 + √n। इस तरह से मैं क्या कर रहा हूं, इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूं। ये आपके पास में दिया हुआ √n + 1 - (n). यहाँ पे ध्यान से देखो, a + b, a - b कितना होता है, a² - b²।
ए स्क्वायर करेंगे ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, बी स्क्वायर करेंगे स्क्वायर रूट हट जाएगा, एन से एन कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना आ गया 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, ये कितना बच गया n प्लस 1 और प्लस के स्क्वायर रूट ऑफ n। अब ध्यान से देखो ये xn की वैल्यू आगे हमें जस्ट क्या करना है, इसकी लिमिट लेना है। जैसे आप लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी xn लोगे, यहां पर लिमिट अप्लाई करोगे, नीचे n आ रहा है, लिमिट अप्लाई करोगे, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो ध्यान से देखो जो सीक्वेंस आपको दी हुई थी उस सीक्वेंस की जो लिमिट है वो यूनिक लिमिट है और कितनी आ रही, फाइनाइट और यूनिट के एग्जिस्ट कर रही है, कितनी आ रही है 0 आ रही है। तो इसका मतलब ये सीक्वेंस कैसे हो जाएगी, दिस इंप्लाइज आपके बाद में जो सीक्वेंस दे रखी है वो सीक्वेंस कैसे हो जाएगी, कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगी। और ये आपके कौन सा ऑप्शन में है, आंसर आपके ऑप्शन नंबर आप बात करो इसका 2 के अंदर क्या दिया हुआ आपका कन्वर्जेंट दिया हुआ। अब ध्यान से ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8, सिंपल सा क्वेश्चन था। आपको सिर्फ इसके अंदर क्या किया हुआ था, एक सीक्वेंस दी हुई थी, आपको उसका कन्वर्जेंस और क्या करना था, डाइवर्जेंस चेक करना था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से देखो, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, सिर्फ ऑप्शंस को देख के ही इसको सॉल्व करना था। लेकिन आपको उससे पहले इस क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि एक फंक्शन है f ऑफ x और f ऑफ x इक्वल टू कितना है 1 अपॉन x। क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि ये जो फंक्शन है द इंटरवल इन विच द लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर द फंक्शन fx इक्वल टू 1/x। क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि आपको इन 4 ऑप्शन में से एक ऐसा इंटरवल चूज करना है जिसके अंदर आपका जो फंक्शन fx है वो LMVT लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम को क्या कर जाए, सेटिस्फाई कर जाए। तो आपको पता होना चाहिए कि लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम क्या होती है। तो इसका स्टेटमेंट देखते हैं, फिर इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं यहां पर किसका, LMVT का। LMVT का स्टेटमेंट ये होता है, पहली चीज LMVT के अंदर कि मान लेते हैं आपका जो फंक्शन f है वो f क्या होना चाहिए, इज डिफाइंड। ध्यान देना यहाँ पे LMVT जब हम लगा रहे हैं तो रोल्स थ्योरम चाहे लगाएं चाहे LMVT लगाएं, f आपके पास में डिफाइंड होना चाहिए किस पर, एक क्लोज इंटरवल a, b पर। तब हम इसकी और प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। तो पहला ये डिफाइंड होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर f ना केवल डिफाइंड होना चाहिए बल्कि वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, किस पर, अगेन क्लोज इंटरवल a, b पर। तीसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहाँ पे होती है कि f आपके पास में क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। और किस पर आपका डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ओपन इंटरवल a, b पर। और चौथी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि अगर आपका कोई फंक्शन इन तीन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, एज वेल एज अगर आपके पास में इसके लेफ्ट एंड पॉइंट जो है इस पर फंक्शन की वैल्यू राइट एंड पॉइंट जो है आपके पास में एंड पॉइंट है उस पर फंक्शन की वैल्यू की इक्वल नहीं है, तब आपके पास में देन आपके पास में एक पॉइंट C इस ओपन इंटरवल a, b में इस प्रकार से एग्जिस्ट करता है सच दैट कि इस पर इसका डिफरेंशिएशन या फंक्शन का डिफरेंशिएशन उस पॉइंट पर किसके इक्वल होता है, f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन कितना होगा, b माइनस a। इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखिए तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखिए तो कुछ इस तरह का बनता है। ध्यान से देखो, ये आपके पास में फंक्शन, ये आपके पास में हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं क्योंकि फंक्शन किस फॉर्म में दिया हुआ, x और y के फॉर्म में दिया हुआ। यहां पर मान लेते हैं a पॉइंट है और यहां पर मान लेते हैं b पॉइंट है। यहां पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, सपोज मान लेते हैं f ऑफ a है। आगे क्वेश्चन के अंदर इंपॉर्टेंट चीज बोला गया कि f ऑफ a जो है वो f ऑफ b के इक्वल नहीं है। इसका मतलब मैं f ऑफ b को कुछ यहां पर मान लेता हूं थोड़ा, तो ये मेरे पास में कितना हो जाएगा, f ऑफ b। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है, क्वेश्चन के अंदर बोला गया कि a से b के अंदर फंक्शन डिफाइन है। फंक्शन डिफाइन है इसका मतलब क्या होगा, अगर हम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब फंक्शन का इन दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या होगा, एग्जिस्टेंस होगा। a और b के बीच में कर्व क्या हो करेगा, एग्जिस्ट करेगा, कर्व बनेगा ही बनेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बोला गया कि f क्या है, कंटिन्यूअस है। और कंटिन्यूटी का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ये होता है कि a और b के बीच में अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उन पॉइंट्स के बीच में उस फंक्शन में कहीं पे भी जंप नहीं होना चाहिए, इस तरह की सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। यहां देखो इस पॉइंट पे जंप आ गया तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कहीं पे भी फंक्शन में क्या होना चाहिए, जंप नहीं होना चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज बोला गया कि f क्या आपका डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल a, b पर। और डिफरेंशिएबिलिटी के आपके पास में जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन होता है वो ये होता है कि फंक्शन के अंदर कहीं पे भी शार्प पॉइंट नहीं होना चाहिए, इस तरह से आपका शार्प पॉइंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, एंड पॉइंट्स को छोड़ करके, क्योंकि एंड पॉइंट पे तो आएगा। तो एंड पॉइंट्स को छोड़ करके इनके बीच में अगर मैं कोई भी पॉइंट लेता हूं तो उन पॉइंट पर वो फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, मींस कहीं पे भी शार्प पॉइंट नहीं होना चाहिए। तब आपके पास में उन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जिस पर f डैश c, f डैश क्या होता है, उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन। और आप सबको पता है फंक्शन का डिफरेंशिएशन किसी पॉइंट पर, उस पॉइंट पर उस टेंजेंट की क्या करता है, स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। और अगर ध्यान से देखो इस पॉइंट्स की बात करें, ये क्या है, ये भी एक तरह की स्लोप है। और स्लोप क्या है, f ऑफ b माइनस a अपॉन f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a,
ए और बी पॉइंट्स को मिलाने वाली अगर कोई कोड है, कोई लाइन है, तो उसकी स्लोप क्या होगी, ये होगी। तो इसका मतलब इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या हुआ कि उन ए और बी पॉइंट्स के बीच में एक पॉइंट सी ऐसा होगा जिस पर टेंजेंट की स्लोप उन ए और बी पॉइंट्स को मिलाने वाली कोड की स्लोप के इक्वल होगी। या हम बात करें कि ए और बी पॉइंट्स को मिलाने वाली कोड जो है वो उस सी पॉइंट पर टेंजेंट के क्या होगी, पैरेलल होगी। डायग्राम देखते हैं। ए से बी के अंदर कर्व का एग्जिस्टेंस है, तो कुछ इस तरह का कर्व बनेगा। ध्यान से देखो, इसको थोड़ा ढंग से बनाते हैं। इस तरह का पीक पॉइंट होगा, इस तरह का कर्व बनेगा। ये आपके पास में ए से बी के बीच में कर्व बन गया। देखो कहीं पे भी जंप नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कंटिन्यूअस है। कहीं पे भी शार्प पॉइंट नहीं है, तो इसका मतलब डिफरेंशिएबल है। एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी मैंने इक्वल नहीं लिया। अब बात करते हैं कि अगर एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी इक्वल नहीं लिया तो इस पे एक पॉइंट होगा जिस पर हम क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो ये पॉइंट मैंने ले लिया और ये पॉइंट मेरे पास में कौन सा हो गया, सी। इस पर कौन सी हो गई, ये टेंजेंट हो गई। ये आपके पास में क्या बन गई, एक टेंजेंट बन गई। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाता हूं तो ध्यान से देखो, ये आपके पास में ए हो गया, ये बी हो गया। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली ये क्या हो गई, कोड हो गई। और ये कोड किसके पैरेलल आ रही है, इस पॉइंट सी पर टेंजेंट के पैरेलल आ रही है। यही दिया गया। ये था हमारा एलएमवीटी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ये था उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। अपने क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि fx इक्वल टू 1/x आपके पास में फंक्शन है। वो इंटरवल बताना, कौन सा इंटरवल, वो क्लोज इंटरवल बताना है जिस पर ये एलएमवीटी को सेटिस्फाई कर जाए। तो अगर हम चारों ऑप्शन देखते हैं, सबसे पहले हम इसका ग्राफ देखते हैं। तो fx इक्वल टू 1/x का अगर हम ग्राफ देखें, यहां पे इस तरह का इसका ग्राफ बनता है। और अगर आप ग्राफ देखते हो तो ग्राफ पे आपको पता लगता है कि आपका फंक्शन x इक्वल टू 0 पर डिफाइन नहीं है। बाकी सारे पॉइंट्स पे डिफाइन है, लेकिन x इक्वल टू 0 पर क्या होगा, ये इंफिनिटी की ओर, प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी की ओर अप्रोच करेगा। अगर आप इस साइड से आ रहे हो, राइट हैंड साइड से आ रहे हो, तो प्लस इंफिनिटी की ओर जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हो तो इसके लिमिट किधर जा रही है, माइनस इंफिनिटी की ओर जा रही है। इसका मतलब हमारा फंक्शन जो है वो x इक्वल टू 0 पर डिफाइन नहीं है। तो हमारे चारों ऑप्शन में वो कोई सा भी इंटरवल जिसके अंदर 0 आ रहा है वो एलएमवीटी को सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि एलएमवीटी की पहली कंडीशन होती है कि एलएमवीटी के अकॉर्डिंग वो फंक्शन f उस क्लोज इंटरवल पे क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। तो यहां पर भी क्या करेंगे, ये क्लोज इंटरवल पे डिफाइंड होना चाहिए। तो वो इंटरवल आपको डिस्कार्ड करना है जिसके अंदर कौन सा आ रहा है, 0 आ रहा है। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन आपके -1 to 1 ऑफकोर्स 0 को कंटेन करता है, ये ऑप्शन नहीं होगा। -3 से 3 ये ऑप्शन भी नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर भी 0 आ रहा है। -2 से 2 ये ऑप्शन भी नहीं हो रहा क्योंकि इसके अंदर भी 0 आ रहा है। तो फोर्थ ऑप्शन कौन सा बच जाएगा, इसका आंसर आपके पास में हो जाएगा आंसर। और आंसर कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन, 2 से लेकर के 3 तक। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि 2 से 3 के अंदर 0 नहीं आ रहा है, और 0 के अलावा तो मैं कोई सा भी पॉइंट में उसमें वो फंक्शन क्या है, डिफाइन भी है, कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। और एज वेल एज कोई भी दो पॉइंट्स लेता हूं तो 0 ए और बी पॉइंट्स ले लो तो कितना आ गया, 1/a 1/b, दोनों ही क्या इक्वल नहीं है, ए और बी जहां पर 0 नहीं है। तो ये फंक्शन जो होगा इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा आपके पास में, फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है क्लोज इंटरवल 2,3, और क्लोज इंटरवल इस 2,3 पर हमारा फंक्शन जो है किसको सेटिस्फाई करेगा, एलएमवीटी के। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आपके पास में क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखो। आपके पास में दिया हुआ है कि Z1, Z2 और Z3 तीन आपके पास में कॉम्प्लेक्स नंबर है, और ये तीनों के तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो एक ट्राइंगल के वर्टिसेस को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर एक ट्राइंगल दिया हुआ है, और ये ट्राइंगल में थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कौन सा है, ए पॉइंट है जिसके वर्टिसेस जो है Z1 है, बी पॉइंट आपके पास में जिसका वर्टिसेस Z2 है, और सी पॉइंट आपके पास में जिसका वर्टिसेस कितना है, वर्टेक्स कितना है, Z3। आगे क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल सेटिस्फाइंग, एक रिलेशन आपको दिया हुआ है कि ये जो है इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं, Z1 माइनस Z3 अपॉन कितना दिया हुआ है, Z2 माइनस Z3, और इक्वल्स टू कितना दिया हुआ आपके पास में 1 माइनस आई स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 2। और आगे बोला गया देन ट्राइंगल इज, पहला दिया हुआ स्केलन ट्राइंगल, इसका मतलब तीनों के तीनों साइड्स और तीनों के तीनों एंगल्स क्या है, सारे के सारे डिफरेंट है। आइसोसेल्स ट्राइंगल्स का मतलब आपको पता है, इस ट्राइंगल के अंदर कोई भी दो साइड्स इक्वल होगी, दो एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तीसरा है आइसोसेल्स राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब होगा कि एक एंगल आपके पास में 90 डिग्री होगा और बाकी के दोनों एंगल्स आपके पास में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तीसरा आपके पास में इक्विलैटरल ट्राइंगल, और इक्विलैटरल ट्राइंगल का मतलब होगा तीनों एंगल क्या होंगे, सेम होंगे, और उनकी वैल्यू कितनी होगी, ऑफ कोर्स π/3 होगी। ये हमें बताना है, लेकिन हमें ये रिलेशन दिया। अब ध्यान से देखो, हमें इन ट्राइंगल्स के बारे में बताना, और ट्राइंगल्स के बारे में बताने के एक ही तरीका, इनकी प्रॉपर्टी है, या तो हमें इनके एंगल के बीच में रिलेशन चाहिए या फिर इनके साइड्स के बीच में रिलेशन चाहिए। अब इस
एक्सप्रेशन को मैं देखता हूं तो इसको मैं और किस तरह से लिख सकता हूं, ध्यान से देखो, ये हो गया Z3 माइनस Z1, इस तरह से लिख सकता हूं क्या, इस Z3 को भी इधर ले आओ, माइनस दोनों से कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दो, ये कितना हो गया 1 माइनस आई स्क्वायर रूट 3/2। और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर कॉम्प्लेक्स या आर्गेंट प्लेन की हम बात करें तो आर्गेंट प्लेन में Z3 माइनस Z1 अपॉन Z3 माइनस Z2 जो होता है दो लाइन के इंटरसेक्शन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ध्यान से देखो, ये है Z3 माइनस Z1, तो ये हो गया Z3 माइनस Z1 ये लाइन, और Z3 माइनस Z2 ये Z3 माइनस Z2, इन दोनों का क्या है, इंटरसेक्शन इस पॉइंट पर। तो अगर मैं इसका एम्पलीट्यूड लेता हूं, इसका मतलब इन दोनों लाइंस के बीच की क्या होगी, वो एंगल होगा। तो एम्पलीट्यूड ऑफ Z3 माइनस Z1 अपॉन Z3 माइनस Z2 जो है इन दोनों लाइंस के बीच के एंगल को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर हम क्या करें, दोनों तरफ एम्पलीट्यूड ले लें पहले केस के अंदर, क्योंकि हमें एंगल तो निकालना ही पड़ेगा ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी बताने के लिए। तो ये कितना होगा, कौन सा ट्राइंगल होगा, इसके लिए बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एम्पलीट्यूड तो लेना पड़ेगा। तो जैसे एम्पलीट्यूड लेंगे, एम्पलीट्यूड में लिया, ये कितना हो गया Z3 माइनस Z2, और इसका हम क्या निकालेंगे, एम्पलीट्यूड। ध्यान से देखो, एम्पलीट्यूड 1 माइनस आई रूट 3/2, और एम्पलीट्यूड निकालना आपको अच्छी तरह से आता है। a प्लस IB का एम्पलीट्यूड निकालने का तरीका होता है tan इनवर्स B अपॉन A। यहाँ पर माइनस साइन आ रहा है तो मैं माइनस साइन को बाहर ले लूंगा। अब ध्यान से देखो, जब आप एम्पलीट्यूड निकाल रहे हो, एम्पलीट्यूड निकाल रहे हो तो यहाँ पे क्या आ गया, तो प्लस साइन आएगा या माइनस साइन आएगा। अगर प्लस साइन आ रहा है इसका मतलब आपका यहाँ पे एंगल जो मेजर किया जा रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और माइनस साइन का मतलब आपका एंगल किस डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, अब ध्यान से देखो, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, और इसको मैं कितना लिख सकता हूँ, ये हो गया आपके पास में एम्पलीट्यूड ऑफ, ध्यान से देखो, ये कितना हो गया Z3 माइनस और Z1 अपॉन कितना हो गया Z3 और माइनस Z2, और इसके एम्पलीट्यूड की बात करोगे ये कितना हो गया आपके पास में। ध्यान से देखो, इसको भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया भी था एक क्वेश्चन के अंदर, ये कितना होता है cos माइनस π/3 प्लस आई साइन माइनस π/3। तो ऑफकोर्स यहाँ पे जो थीटा होगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के अंदर, वो उसका क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, π/3, और ना केवल π/3 बल्कि माइनस π/3। अब ध्यान से देखो, इसको देखते हैं, ये क्या है Z3 माइनस Z1 Z3 माइनस Z2, और उसका एम्पलीट्यूड कहने का मतलब इन दोनों के बीच का एंगल। ये आपका कौन सा पॉइंट है, C पॉइंट है, तो ये कितना होगा एंगल, ये कितना होगा C, लेकिन ये कितना आ रहा है आपके पास में नेगेटिव, और नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब किस डायरेक्शन में होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मींस ये इस तरह से मेजर किया हुआ है। तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज, हम बात करें एंगल ऑफ C की, इसका एम्पलीट्यूड लिखेंगे केवल एंगल ऑफ C, ये कितना आ जाएगा आपके पास में π/3, हमें मतलब नहीं है। इसका मतलब इसका एक एंगल तो कितना आ गया 60 डिग्री, और एक एंगल 60 डिग्री आने से हम कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। तो हम क्या करते हैं, एक बार हमने एम्पलीट्यूड ले लिया, इसी क्वेश्चन के अंदर एक बार एक काम करते हैं, हम दोनों तरफ इसका मॉड्यूलस ले लेते हैं। मॉड्यूलस जैसे लोगे, ध्यान से देखो, ये कितना हो गया मॉड्यूलस ऑफ, ये कितना हो गया Z3 माइनस Z1, मॉड्यूलस इसलिए ले रहा हूं क्योंकि Z3 माइनस Z1 का मॉड्यूलस इसकी लेंथ बताएगा, Z3 माइनस Z2 का मॉड्यूलस इसकी लेंथ बताएगा। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, ये कितना हो गया Z3 माइनस Z2 का मॉड्यूलस, और जैसे इसका मॉड्यूलस 1 माइनस स्क्वायर रूट बाई 3/2, ये आई यहां पर है, इसका मॉड्यूलस निकालोगे। इसका मॉड्यूलस ऑफ कोर्स निकालोगे, a प्लस IB का मॉड्यूलस कितना होगा आपके पास में, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मॉड्यूलस निकालोगे यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर मींस 1/2 का स्क्वायर प्लस रूट 3/2 का स्क्वायर, तो इसके वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। आपने और ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, मोड Z1 अपॉन Z2 कितना होता है, मोड Z1 अपॉन मोड Z2। तो इससे मैं इसको डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं कि मोड Z3 माइनस Z1 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, मोड Z3 माइनस Z2 के इक्वल आ गई। ध्यान से देखो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, एक रिलेशन आपके पास में आ गया। और इस रिलेशन को अगर मैं देखता हूं तो ध्यान से देखो, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, मोड Z3 माइनस Z1 का मतलब होगा इस Z3 माइनस Z1 ये रहा, यहां से लेकर के यहां तक की लेंथ, और यहां से लेकर के यहां तक की लेंथ किसके इक्वल आ रही है, Z3 माइनस Z2 का मतलब यहां से लेकर के यहां तक की लेंथ। इसका मतलब ये लेंथ भी इक्वल है और ये लेंथ भी इक्वल है। थोड़ी देर के लिए मैं इसको स्मॉल a मान लूं, इसको स्मॉल b मान लूं, इसको स्मॉल c मान लूं, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से कंक्लूजन निकल के आ रहा है a इक्वल टू b। और आपने पढ़ा होगा किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर दो साइड्स इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल्स जो होते हैं, उनके अपोजिट डायरेक्शन में जो एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। इसका मतलब अगर b इक्वल टू a है तो b के सामने कौन सा एंगल होगा, एंगल b। तो दिस इंप्लाइज एंगल जो b होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल a के इक्वल होगा, क्योंकि a के अपोजिट में कौन सा, ये एंगल है। ध्यान से देखो, एंगल आपके पास में ये b इक्वल टू a आ गए, यहाँ पे एक आपके पास में 60 डिग्री है, तो रिमेनिंग कितना हो गया 120। दोनों एंगल इक्वल कब होंगे, जब आपके पास में एंगल b इक्वल्स टू एंगल a इक्वल्स टू ये भी कितना आ जाए π/3। दिस इंप्लाइज हमारे पास में जो ट्राइंगल बन गया तीनों साइड्स में, इस ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल जो वो सेम आ रहे हैं, वो कितना आ रहा है π/3। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल आपके पास में क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। इसका मतलब इसका जो ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन, वो क्या होगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल। और इक्विलैटरल ट्राइंगल आपको दे रखा है फोर्थ ऑप्शन में, तो ये आपके पास में फोर्थ ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा,
करेक्ट आंसर। तो कुछ नहीं करना था, जो आपके पास में एक्सप्रेशन दिया हुआ था उस एक्सप्रेशन में एक बार आपको एम्पलीट्यूड लेना था और एक बार आपको क्या करना था, उसका मॉड्यूलस लेना था। क्यों? क्योंकि हमें ट्राइंगल बताना है किस तरह का ट्राइंगल है, उसके लिए हमें जो प्रॉपर्टी यूज करना होता है या तो हमें उसके एंगल्स के बारे में पता होना चाहिए या फिर हमें साइड्स के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पे जब एम्पलीट्यूड लगाते हैं तो केवल मुझे एक एंगल के बारे में जानकारी मिलती है, बाकी दो एंगल के बारे में कुछ भी नहीं मिलता है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक बार साइड्स की लेंथ निकालने के लिए मैं दोनों तरफ क्या ले लेता हूँ, मॉड्यूलस ले लेता हूँ। तो ये था आपके पास में क्वेश्चन नंबर 10। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की। और क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से देखो, कुछ नहीं दिया हुआ है, एक सीक्वेंस दी हुई है अगेन, और क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि ये जो सीक्वेंस है इसकी लिमिट कितनी होगी। क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर एक सीक्वेंस दी हुई है और एक्शन आपके पास में सीक्वेंस है 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर और अप टू आपके पास में कितना है 1/3 की पावर n इक्वल टू ऑफ कोर्स 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक। ये आपके पास में सीक्वेंस दे रखी है और बोला गया है कि इसकी लिमिट निकालनी। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर हम कंपेयर करते हैं, पहला तरीका बहुत आसान सा तरीका है, एक्शन की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, ये आपके पास में हो गया 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस अप टू कितना हो गया 1/3 की पावर n। यहाँ पर अगर आप देखते हो तो यहाँ पर क्या है, आपके पास में एक ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है जिसके फाइनाइट टर्म्स है, n टर्म्स के यहाँ पे क्या बन रही है, एक ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है जिसकी फर्स्ट टर्म कितनी आती है, a इक्वल टू 1/3 है और r की वैल्यू भी यहाँ पे कितनी आ रही है 1/3, जिसको आप कॉमन रेशियो बोलते हो। तो यहाँ पे कॉमन रेशियो भी कितना है 1/3, डिवाइड करोगे सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, ऑफ कोर्स r की वैल्यू कितनी है 1/3। तो हम क्या करेंगे, इसके लिमिट निकालने के लिए सबसे पहले उसको ट्रंकेशन फॉर्म में निकालेंगे या सिंगल n के फॉर्म में निकालेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लगाएंगे, ज्योमेट्रिक बन रही है तो कितना होता है a 1 माइनस r टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r, सबको पता होगा। तो a की वैल्यू कितनी होगी 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/3 की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे n, इसको मैं इस तरह से लिख लेता हूँ और अपॉन कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/3। ध्यान से देखो, यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट करेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, ये 3 से कैंसिल आउट हो गया तो कितना बच गया 1/2 और ब्रैकेट में 1 माइनस 1/3 की पावर n। ये हमारे पास में किसकी वैल्यू आ गई, एक्शन की। क्या करो, दोनों तरफ लिमिट ले लो क्योंकि हमें लिमिट कैलकुलेट करनी है। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, एक्शन की वैल्यू कितनी होगी, ये 1/2 लिमिट से बाहर जाए क्योंकि इस पे n की कोई पावर नहीं है, n के टर्म्स नहीं, कांस्टेंट टर्म है। 1 माइनस 1/3 टू द पावर n, जैसे आप लिमिट लोगे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 3 टू द पावर इंफिनिटी इंफिनिटी समथिंग अपॉन इंफिनिटी 0, तो इसके वैल्यू कितनी आ गई 1 और ये 1 से 1/2 से मल्टीप्लाई हो गया, आंसर कितना आ गया 1/2। और ये आपके कौन से ऑप्शन के अंदर है, ये ऑप्शन नंबर है आपका 4 ऑप्शन के अंदर आपके पास में करेक्ट आंसर। तो कुछ नहीं करना था, हमने क्या किया, इसको चेंज कर लिया किसके अंदर, इसके अंदर, और इस तरह से हमने क्या कर लिया, इसको कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पे जो मैंने यूज किया वो सम ऑफ n टर्म्स, और n टर्म्स को यूज करने का फॉर्मूला भी आपके पास में ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज दी हुई है, उसका फॉर्मूला सबको पता है, a फर्स्ट टर्म 1 माइनस r टू द पावर n अपॉन कितना होता है 1 माइनस r, जब r की वैल्यू कितनी है लेस देन 1, इंपॉर्टेंट है। r की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 होता है। यहाँ पे r कितना 1/3 और ऑफ कोर्स ये जो 1/3 वो कितना है लेस देन 1। आप इसको इस तरह से भी सोच सकते हो, आप इसको इस तरह से भी सोच सकते हो। ध्यान से देखो किस तरह से, आपके पास में अगर एक सीरीज दी हुई है, ध्यान से देखो, ये आपके पास में एक्शन जो है यहाँ पर कितना है, आपके पास में एक्शन की जो वैल्यू है वो तो 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 की पावर n। आपको इसकी लिमिट कैलकुलेट करनी, इसकी लिमिट कैलकुलेट करनी है, एक सीरीज कंसीडर करते हैं। सीरीज आपके पास में है 1/3 की पावर n और n की वैल्यू कहां से कहां तक 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक। ये क्या हो जाएगी, ये तो आपके पास में क्या है फाइनाइट, एक सीक्वेंस, हम बात करें कि फाइनाइट सम है सीरीज का, इसकी बात करें ये क्या होगी इनफाइनाइट सीरीज। इस तरह से 1/3 स्क्वायर 1/3 क्यूब एंड प्लस अप टू दिस। अब ध्यान से देखो, ये आपके पास में सीरीज है और मैं बात करूं अगर इस सीरीज की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस की, तो इस सीरीज का कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस क्या होगा, इस सीरीज का कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का फॉर्मूला होता है कि हम क्या करते हैं, इसका पार्शियल सम निकालते हैं। पार्शियल सम जब निकालते हैं तो एसएन कितना होगा, इस सीरीज का पार्शियल सम कितना होगा 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर एंड प्लस अप टू कितना हो जाएगा 1/3 की पावर है। और रूल ये होता है कि जब भी किसी सीरीज का हमें कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के बारे में बात करनी होती है तो हम क्या करते हैं, उसके पार्शियल सम की एक सीक्वेंस बनाते हैं। ये पार्शियल सम की क्या होगी, सीक्वेंस होगी। मींस सीरीज का कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस उसके सीक्वेंस के कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस पर डिपेंड करता है, और सीक्वेंस किसके बनानी है, उसके पार्शियल सम की। तो ये सीरीज आपके पास में है और हमारे पास में ये पार्शियल सम है। ये पार्शियल सम अगर कन्वर्ट करेगा तो ये सीरीज भी कन्वर्ट करेगी, और ये सीरीज कन्वर्ट करे तो इसका पार्शियल सम भी कन्वर्ट करेगा। सिंपल सी बात है, हमें क्वेश्चन में यही दिया हुआ है। मींस हमें जो क्वेश्चन में सीक्वेंस दी हुई है, एक तरह से वो सीक्वेंस
इस इनफाइनाइट सीरीज का क्या है, पार्शियल सम है। इसका मतलब अगर मुझे पता चल जाता है कि सीरीज कन्वर्ट्स कर रही है किसी पॉइंट पर, तो ऑफ कोर्स ये भी क्या कर जाएगा, उसका पार्शियल सम कन्वर्ट्स कर जाएगा। और आप सबको पता है ज्योमेट्रिक सीरीज है इनफाइनाइट, और जिसका सम निकालने का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड के अंदर, a/1 - r, तो कितना होगा 1/3। इसको मैं इस तरह से लिख दूं, दैट इज 1/3/1 - 1/3, अगेन ये कितना हो गया 1/2। इसका मतलब इस सीरीज का सम कितना आ गया 1/2। या इस तरह से बात करें कि ये सीरीज कहां कन्वर्ट्स कर रही है 1/2 पर, तो इसके पार्शियल सम से जो सीक्वेंस बन रही जो हमें क्वेश्चन में दे रखी है वो भी किस पे कन्वर्ट्स करेगी 1/2 पर। तो इसका अगेन करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा 1/2। तो कैसे भी आप सोल्व कर सकते हो, जैसे भी आपके दिमाग में आइडिया आता है, लेकिन सिंपली 1 मिनट में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, और क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर आपके पास में दिया हुआ है कि आपको एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस का आपको मीन और वेरिएंस निकाल के दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो मीन होता है, मीन को आप डिनोट करते हो x बार से, और मीन आपका कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। एज वेल एज आपके पास में जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसका जो वेरिएंस होता है, वेरिएंस को आप जनरली डिनोट करते हो सिग्मा स्क्वायर से, वो आपका कितना दिया हुआ है, आई थिंक 2 दिया हुआ है। ठीक है, आगे क्वेश्चन के अंदर बोला गया है, लेकिन ये मीन और वेरिएंस किसके हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के, इंपॉर्टेंट है। आगे बोला गया देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेसेस इज, 2 सक्सेस मिल जाए मुझे, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। लेकिन सबसे पहले निकालने के लिए आपको क्या करना है, 2 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करते हैं, और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है n p q और r, सॉरी p q और r यहां पर वो है जितनी सक्सेस आपको चाहिए। तो r आपको कितने सक्सेस चाहिए, 2 सक्सेस चाहिए। तो यहां पर r की वैल्यू जो आपको दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है। और आपको क्या करना है, ये कैलकुलेट करना है, इसका फॉर्मूला होता है NCR, और p की पावर r, q की पावर कितना हो जाएगा n - r, ये आपके पास में फॉर्मूला होता है। इसको हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे और हम आंसर कैलकुलेट करेंगे। अब ध्यान से देखो, यहां पर हमें x बार दिया है, और x बार का भी सिंपल सा फॉर्मूला होता है। x बार आपके पास में कितना होता है, जिसको बोलते हैं np, एंड आपके पास में सिग्मा स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है npq। सिंपली हमें क्या करना है, फॉर्मूलों को यूज करना है। ध्यान से देखो, यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर कितना दिया हुआ है, यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू है 2, यहाँ पे कितना होगा np, और np कितना है x बार, तो इसको मैं कितना लिख दूं, x बार q इक्वल्स टू x बार की वैल्यू कितनी आ गई 4, और कितना हो गया q, दिस इंप्लाइज q की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। आप सबको पता है Q जो होता है वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेलियर, ठीक है, असफलता की प्रायिकता। और आपको पता है P जो होता है वो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, और सक्सेस और जो फेलियर की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दे तो हमेशा कितना होता है 1 होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे Q की वैल्यू तो आ गया, मुझे P की वैल्यू निकालनी, सिंस मुझे पता है कि P प्लस Q कितना होता है 1, तो दिस इंप्लाइज P की वैल्यू भी यहाँ से कितनी आ जाएगी 1/2, Q की वैल्यू जैसे ही 1/2 पुट करोगे तो आपके पास में P की वैल्यू आ गई, Q की वैल्यू आ गई। अब आपका काम क्या है, सिर्फ यहाँ पे N की वैल्यू निकालना, और N की वैल्यू निकालने के लिए ध्यान से देखो इस रिजल्ट को यूज करते हैं। x बार की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास में 4 इक्वल्स टू N आपके पास में कैलकुलेट करना है, और P आपके पास में कितना दिया हुआ है 1/2, आपका आंसर आ गया है P, ये रहा। जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, N की वैल्यू कितनी आ गई 8। नाउ प्रोबेबिलिटी हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, और ऑफ कितनी, सक्सेस 2 का, प्रोबेबिलिटी ऑफ आपके पास में कितना है, सक्सेस 2 आपको मिल जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो B, N की वैल्यू 8, 1/2 और कितनी सक्सेस चाहिए आपको, 2 सक्सेस चाहिए। फॉर्मूला इंपुट करेंगे NCR, N की वैल्यू कितनी 8, और C, R की वैल्यू यहाँ पे कितनी आपके पास में 2, यहाँ पे 1/2, ध्यान से देखो R आपके पास में कितना है 2 और 1/2, और N - R, N कितना 8 - 2 कितना हो जाएगा 6, ये कितना आ गया फाइनली 8C2, और 1/2 इसकी पावर कितनी हो जाएगी 8, और जैसे कैलकुलेट करोगे इसको, इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 28/256, जो आपका आंसर नंबर है 2। तो इसमें कुछ नहीं करना था, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, x बार कितना होता है, सिग्मा स्क्वायर कितना होता है। जस्ट आपको क्या करना था, फॉर्मूला में पुट करना था, n की वैल्यू निकालनी थी, p की वैल्यू निकालनी थी, q की वैल्यू निकालनी थी, और इस एक्सप्रेशन के अंदर पुट करना था, और पुट करके आंसर निकालना। तो एक आसान सा क्वेश्चन था, बस आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की, और क्वेश्चन नंबर 13 ये भी एक सिंपल सा था, 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड में आपने बार बार पढ़ा होगा, हालांकि BSc और MSc में भी आता है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर, आपके पास में 5 ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं। ऑब्जर्वेशन को मैं डिनोट कर लेता हूं x से, और ऑब्जर्वेशंस कौन कौन से दिए हैं आपको ध्यान से देखो, एक दिया x, एक दिया है आपके पास में x+2, एक आपके दिया है x+4,
और उसके बाद में आपके पास में है x+6 और आपको दिया है x+8। ये 5 ऑब्जर्वेशंस आपको दिए हुए हैं। क्वेश्चन के अंदर बोला गया कि इन ऑब्जर्वेशंस का जो मीन है वो मीन कितना है 11। मीन्स आपको x5 लिख देता हूं, यहाँ 5 का मतलब 5 ऑब्जर्वेशन का जो मीन है वो आपको कितना दिया हुआ 11 दिया। तो सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे 5 ऑब्जर्वेशन का मीन कैसे निकालेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे और डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 5। तो जैसे ऐड करेंगे x तो ये तो कितना हो गया टोटल 5 टाइम आ रहा है तो 5x हो गया, प्लस 2 + 4 6 6 + 6 कितना हो गया 12 + 8 कितना हो गया 20, तो ये हो गया 20 अपॉन कितना, ये कितना हो गया 5 इक्वल टू कितना हो गया 11। जैसे इसको कैलकुलेट करोगे यहाँ पे ध्यान से देखो 5x की वैल्यू कितनी आ गई 11 × 5 कितना हो गया 55, 55 कितना हो गया ये 35 और x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में 7। तो इसका मतलब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई 7। निकालना क्यों जरूरी था, क्योंकि आगे क्वेश्चन के अंदर बोला गया है आपके पास में कि देन अगर ऐसा हो तो द मीन ऑफ फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन आपको निकालना है। तो हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ 3 ऑब्जर्वेशंस, मीन ऑफ फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमें x की वैल्यू चाहिए, जो गिवन डाटा था उस गिवन डाटा से हमने x की वैल्यू कितनी निकाली 7। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, ऑफ कोर्स हमें कैलकुलेट करना है x3 बार। x3 बार का मतलब पहले वाली जो 3 ऑब्जर्वेशन है उनका मीन, तो जैसे इनको तीनों को ऐड करोगे x + x कितना हो गया 3x प्लस, ध्यान से देखो 4 + 2 कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 6 अपॉन यहाँ पे कितने ऑब्जर्वेशन है टोटल 3, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे x के वैल्यू रखेंगे, ये कितना हो गया 7 × 3 कितना होगा 21 और 21 और ये कितना हो गया 27 अपॉन कितना आ गया 3 और इसके वैल्यू कितनी आ गई 9 और 9 आपके कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3। तो आंसर कितना हो जाएगा आपके पास में 3 इज करेक्ट आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, ध्यान से देखो जल्दी से करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। और क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर आपके पास में बोला गया है कि फर्स्ट द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। आपके पास में फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स ले रखे हैं, तो x में ले लेता हूं 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया, कहां तक आपके पास में ऑब्जर्वेशन है n तक। ये कितने हो गया मेरे पास में फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स हो। आगे बोला गया इनका वेरिएंस निकालना है और आप सबको पता है वेरिएंस निकालने का तरीका क्या होगा। वेरिएंस ऑफ x कितना होता है, वेरिएंस ऑफ x आपके पास में होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ x² माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x का होल स्क्वायर, ठीक है। और एक्सपेक्टेशन का मतलब आप सबको पता है किसी चीज का एक्सपेक्टेशन ही क्या होता है, उसका मीन होता है। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ x क्या होता है, मीन होता है, ठीक है। मीन निकालने का तरीका सबको पता है, जब ऑब्जर्वेशन दिया हो, जब ऑब्जर्वेशन दिया हो तो मीन कैसे निकालते हैं, उन सबको एड अप कर दो और डिवाइड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से हम सिंपली कर देते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ x², तो जब मैं x² की बात करूंगा तो ये हो गया 1, ये हो गया 2², ये हो गया 3² और अप टू ये हो गया n²। अब ध्यान से देखो x² का क्या करना है, आपको मीन निकालना है। तो मीन निकालोगे तो कितना हो गया 1² + 2², मैंने बताया सबको ऐड कर दो, ये हो गया n² और अपॉन किससे डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं n। माइनस बात करते हैं इसकी, तो इसको क्या करना है सिंपली एक्सपेक्टेशन ऑफ x निकालना है, इन सबको ऐड कर दो, तो ऐड करोगे तो कितना हो गया n अपॉन कितना हो गया आपके पास में ये n और इसका क्या करेंगे स्क्वायर। सबको पता है इसका फॉर्मूला 1² 2² 3² n² कितना होता है n+1 और कितना हो गया 2n+1 अपॉन ये कितना होता है 6, लेकिन यहाँ पे np है तो ये n। यहाँ पे आपको सबको पता है n नंबर्स का जो सम होता है उनका समेशन का फॉर्मूला कितना होता है n और ये कितना हो गया n+1 अपॉन कितना हो गया 2 और ये कितना है n और इसका क्या करेंगे हम लोग स्क्वायर। यहाँ से n कैंसिल आउट, यहाँ भी n से n कैंसिल आउट, ध्यान से देखो क्या बच गया, यहाँ पे n+1 आएगा, यहाँ पे n+1 का स्क्वायर है तो n+1 भी मैं क्या करता हूँ कॉमन ले लेता हूँ। n+1 कॉमन आ गया, यहाँ से आएगा 4, यहाँ पे 6 है तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ 2 कॉमन ले लेता हूँ। क्या बचा ध्यान से देखो, ये बच गया 2n+1 अपॉन यहाँ से 2 कॉमन लिया 3 बच गया, यहाँ से हमने क्या किया n+1 का होल स्क्वायर था तो n+1 अपॉन 2 का स्क्वायर था तो यहाँ पे केवल कितना बच गया 2 बच गया। अब ध्यान से देखो इसको आगे सॉल्व करते हैं और इसको आगे सॉल्व करोगे तो आप क्या करना है, जैसे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ध्यान से देखो ये कितना हो गया आपके पास में वेरिएंस ऑफ x की बात करें तो वेरिएंस ऑफ x यहां से कितना हो गया 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया 4n प्लस यहाँ पे कितना हो गया 2 और माइनस यहाँ पे ध्यान से देखो ये कितना हो गया माइनस के 3n और माइनस के कितना हो गया 3 अपॉन ये कितना हो गया 3 × 2 और मल्टीप्लाइड बाई कितना बचा है आपके आगे n+1/2। ध्यान से देखो 4n माइनस 3n कितना हो गया आपके पास में n बच गया, 2 - 3 कितना हो गया n-1 और अपॉन ध्यान से देखो 2 × 2 कितना हो गया 4, 4 × 3 कितना हो गया 12 और कितना हो गया n+1। a प्लस बी a माइनस बी कितना होता है a² - b² तो कितना हो गया n² माइनस ये कितना हो गया 12, जो आपके कौन से ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 4 के अंदर। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया 4 आपके पास में हो गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, सिंपल सा था।
कुछ भी नहीं है, आपके पास में सिर्फ रिजल्ट पूछा गया है कि द रिलेशनशिप बिटवीन द कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर एंड द रिग्रेशन कोएफिशिएंट bxy एंड byx। आपने पढ़ा होगा आर जो होता है वो आपके पास में कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है आपके पास में, और आपके पास में जो bxy होता है वो bxy आपके पास में रिग्रेशन होता है किसका, x एक लाइन का दूसरी लाइन पर, तो x का y पर रिग्रेशन और byx जो होता है वो y का x पर रिग्रेशन है। इन तीनों के बीच में जो रिजल्ट होता है वो सिंपल सा है, स्क्वायर रूट ऑफ r इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ कितना होगा bxy मल्टीप्लाइड बाई byx। ठीक है, तो ये आपके पास में रिजल्ट होता है, और ये कौन से ऑप्शन में दे रखा है आपके पास में, ऑप्शन नंबर आपके पास में क्या है 1 है। प्लस साइन होगा जब दोनों सेम साइन के होंगे और दोनों अपोजिट साइन के हैं, तो हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, माइनस साइन ले लेते हैं। ये था अपने पास में क्वेश्चन नंबर 15। तो इस पार्ट पे हमने बात की क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15 तक। पार्ट फर्स्ट में हमने बात कर ली थी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक। अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के ऑनवर्ड, जितने भी हमारे पास में 40-50 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।